वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। In 1934, Dash demanded for a constituent assembly for the first time. 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है सबसे पहले वो किसने रखी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय, जो हमारा भारत का संविधान है उसको किसने लिखा है? उसको लिखा है पूरे के पूरे एक पैनल ने, पूरी की पूरी एक टीम है जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन नेपाल द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी स्टार्टेड। नेपाल के लोगों ने भी भैया डेमोक्रेसी डिमांड करना शुरू कर दिया। किस ईयर में? 1990 में। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सच है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो पूरी एक असेंबली थी, पूरा एक टीम थी, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा जो रोल माना जाता है वो किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू इंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म, ये इंश्योर करने के लिए कि भारत के सभी लोगों को इकोनॉमिक लेवल और सोशल, मतलब सोशल लेवल पे भी कोई दिक्कत ना हो, पैसा लोग कमाएं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लागू कर दिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब आप कोई भी बिजनेस करना चाहो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहो, शिफ्ट हो सकते हो, है ना। आपने आजकल देखा होगा वड़ा पाव वाली, कोई एमबीए चाय वाला, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ भी करना चाहे कर सकता। श्री जगजीवन राम वॉज द फर्स्ट डैश मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये देखा गया कि जो लेबर क्लास है उनकी कंडीशन बड़ी खराब है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो श्री जगजीवन राम को क्या बनाया गया? पहला लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर का काम ये है कि जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में, उनके साथ इनजस्टिस ना हो, उनके साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री, ऐसा नहीं है कि जैसे एक राजा है, बस राजा राजा की चल रही है, बस राजा के हाथ में पूरी पावर है। नहीं, अगर गवर्नमेंट का जो लेवल है वो एक से ज्यादा लेवल है, दो से ज्यादा लेवल है, तो इसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। इस चीज को ऐसे समझो, आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे यूपी का सीएम कोई अलग है, चीफ मिनिस्टर, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कोई अलग है, ठीक है, मध्य प्रदेश का कोई अलग है, ऐसे ही अलग अलग जगह के अलग अलग हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं। तो ये तो रहे छोटे छोटे स्टेट्स। और अगर सेंट्रल में बात करूं तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो स्टेट में पावर स्टेट के सीएम के पास है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक स्कूल होता है, प्रिंसिपल तो एक होती है लेकिन टीचर्स बहुत सारे होते हैं। मान के चलो कोई 9th क्लास का क्लास टीचर है, कोई 10th क्लास का क्लास टीचर है, कोई 11th क्लास का। तो क्लास के अंदर किसकी पावर है? क्लास के अंदर क्लास टीचर की पावर है। ठीक है। और ऑल ओवर इनके ऊपर गवर्न कौन कर रहा है? वो कर रही है प्रिंसिपल। ऐसे ही ऑल ओवर इनके ऊपर गवर्न कौन कर रहा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखती है। तो समझ में आ गई, सबके पास अपनी अपनी पावर है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो अलग अलग लेवल में हो, जैसे स्टेट लेवल में अलग है और सेंट्रल लेवल में अलग है, इसको बोला जाता है फेडरलिज्म। द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और उनको कहीं दूसरी जगह भेज देते हैं, चाइल्ड लेबर में भेज देते हैं, किसी खराब काम में भेज देते हैं। ठीक है। एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड, किसी से हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसकी आजादी देता है? हमें देता है आजादी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं कर सकता। द इंडियन गवर्नमेंट इज अ डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। आपने सुना भी होगा, लोकसभा राज्यसभा है ना, सदन है। कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाएगा तो यहाँ लोग बैठेंगे, ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाएगा। राइट टू मूव फ्रीली, चिल्ड्रन आपका मन करा कि भाई मैं तो दिल्ली में सेटल होना चाहता हूँ, आप दिल्ली में सेटल हो जाओ। आपका मन करे कि मैं तो मुंबई जाना चाहता हूँ, आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ।
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है राइट टू मूव फ्रीली, हम कहीं पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पे भी मकान बना सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये है राइट टू फ्रीडम का हिस्सा। द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन कंट्री इन इज कलेक्टिवली रेफर्ड। चिल्ड्रन, कोई क्राइम हो जाता है तो अब ये थोड़ी कि उसने क्राइम किया और तुरंत उसको फांसी पे चढ़ा दिया, या किसी पे किसी ने इल्जाम लगाया कि भाई इसने चोरी की है, नहीं भाई, उसका मुकदमा चलता है, कोर्ट में लोग बैठते हैं, सबूत देखे जाते हैं और तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। इस सिस्टम को क्या बोलता जाता है, जुडिशरी। डैश वर अर्ज्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू ज्वाइन गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज। अब पुराने टाइम में जो शेड्यूल कास्ट थी उनकी हालत खराब थी, वो बेचारे गरीब भी थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आए, उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट लोगों को कि भाई तुम पढ़ाई करो, थोड़ा हायर सोशल, ठीक है, आओ अपना स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा करो, और केवल पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुमको आगे लेके जा सकती है। पहली जो हेल्थ मिनिस्टर बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। हेल्थ मिनिस्टर यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखेंगे। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली कंप्लीटेड। नवंबर 1949 में आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रॉपर ड्राफ्टिंग वगैरह होनी थी सब कंप्लीट हो गई। डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। चिल्ड्रन, कानून के सामने चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है, सब बराबर हैं। ये किस में आता है, राइट टू इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंटेन्स। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसके लॉज होते हैं। सो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ एशियन कंसर्न। अरे जो एशिया के कंट्रीज हैं उनके बारे में भी ये बात कर सकती है, नहीं कर सकती। नेशनल कंसर्न, अरे भाई इसको तो जैसे सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी ना, ये स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना देखेगी। भैया स्टेट तो अपने स्टेट में देख सकता है, जैसे योगी जी जो है वो यूपी के अंदर देखेंगे, अब वो एमपी के अंदर थोड़ी ना जाएंगे, अब वो जम्मू कश्मीर का थोड़ी ना देखेंगे। आप सीएम तो भाई स्टेट के हो ना अपने। तो ये है नन ऑफ दीज। Who has a role to play in formation of government under universal adult suffrage? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है कि भारत में हर कोई जो 18 साल का है या 18 साल से ज्यादा का है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। तो वो ही गवर्नमेंट बना सकता है, ऑल एडल्ट इंडियंस, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वो पैसा कमाता है ज्यादा या कम पैसा कमाता है, जो भी 18 साल का है या 18 साल से ज्यादा का है, इंडियन है, उन सबको वोट डालने का अधिकार है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है और अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। What kind of role citizen of India play in electing representative? देखो, हमारा जो रोल है, इंडिया के जो सिटीजन उनका डायरेक्ट रोल है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं कि हमें किसकी सरकार चाहिए। तो राइट आंसर है वी प्ले डायरेक्ट रोल। इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यहां पे देखो, अगर एक 13 साल का बच्चे को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है या वो काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो ये क्या है, ये चाइल्ड लेबर है, जिसको हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी, हाँ। राइट टू फ्रीडम, ये भी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट हैं। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। सेक्युलरिज्म मींस दैट स्टेट प्रमोट्स। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो स्टेट है, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट या डिफेम नहीं कर सकता। आप देखो, जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन लोग भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सब लोग रह सकते हैं, ठीक है।
When did our constitution was adopted and was enforced? तो चिल्ड्रन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनफोर्स और अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिसको आप और हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को स्कूल में लड्डू बढ़ते हैं। What do you mean by right to equality से क्या मतलब है? राइट टू इक्वालिटी का मतलब है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट? अभी हमने पढ़ा था सेक्युलर मतलब जहां का कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो, कि भैया यहाँ पे सब हिंदू ही रहेंगे या सब मुसलमान ही रहेंगे या सब सिख ही रहेंगे, कोई भी रह सकता है। चिल्ड्रन यहाँ पे देखो एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा। एमसीक्यू चैनल इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इस चैनल पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डालते हैं। तो इस चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर टैप कर लेना, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। बाद में मत कहना कि बताया नहीं। और वैसे भी इस साल से आपके हर एग्जाम में 20 या 25% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिफाइंस द सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न कंट्री? जब हमारे सेट ऑफ रूल्स एक रिटन फॉर्म में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्रीएम्बल, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? रिपब्लिक फॉर्म मतलब लोग वोट करेंगे, जिसको वोट करेंगे उसकी सरकार बनेगी, वो मंत्री बनेगा, कोई राजा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि राजा चला आ रहा फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा फिर, ठीक है। तो राइट आंसर है नो किंग इन रिपब्लिक। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने बताया भी था, इफ अ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज वर्किंग, अगर 13 साल के बच्चे से फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है तो इसको क्या मानोगे? फ्रीडम टू एजुकेशन, चाइल्ड लेबर या नन ऑफ दीज? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।